पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सेस 2.4 को सॉल्व किया था। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप उनको पहले देखें, फिर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आएगा। उन सब वीडियोस का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। अगर हम रिकॉल करें तो हमने रियल नंबर्स में पढ़ा था कि डेट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज़ नॉन नेगेटिव। अगर आप किसी भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 2, -3, -100, 20, अगर इनका आप स्क्वायर लें, अगर आप इनका स्क्वायर लें, ये मैं इनका स्क्वायर ले रहा हूँ, तो इनका जो भी आंसर होगा वो होगा नॉन नेगेटिव। इवन कि अगर आप किसी नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर ले लेना तो इसका आंसर आएगा +9। +9 इसका भी आंसर आएगा पॉजिटिव। ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। 20 भी पॉजिटिव है, इसका भी आंसर आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर ले लें तो वो क्या आएगा, एक पॉजिटिव रियल नंबर। सो वी रिकॉल दैट द स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव। इस लाइन का यही मतलब है कि अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर ले लें तो क्या आएगा, एक नॉन नेगेटिव रिजल्ट। सो द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, अब हमारे पास ये इक्वेशन है, तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इसकी एक्स की पावर क्या है, 2। इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे +1 है, अगर मैं इस +1 को यहाँ ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, -1। तो अब अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लूँ तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। मेरे पास -1 का कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है। किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट लेते हो तो उसका एक सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर मैं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट लूँ तो उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। इसी तरह ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1, यही कहना चाह रहा है कि अगर मैं एक्स का स्क्वायर ले लूँ तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। लेकिन अभी हमने ऊपर पढ़ा कि आप किसी भी रियल नंबर का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो आंसर क्या आएगा, नॉन नेगेटिव। लेकिन यही क्वेश्चन से क्या कहती है, एक्स इक्वल टू -1, सो इट्स मीन दिस डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल नंबर। इस इशू को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है जो डील करेंगे नेगेटिव नंबर्स को। टू कवर दिस इशू वी नीड अ नंबर हु स्क्वायर इज -1। तो यहाँ पे मैथमेटिशियंस को एक सवाल और एक प्रॉब्लम मिला कि हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिनका स्क्वायर क्या हो, -1, क्योंकि रियल नंबर्स में ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आंसर आता है नॉन नेगेटिव। नेगेटिव टर्म का भी आंसर आएगा पॉजिटिव। सो द मैथमेटिशियंस वर टेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस अ लार्ज सेट ऑफ नंबर्स कॉल्ड द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दिस सेट contain रियल नंबर्स एंड एवरी नंबर हु स्क्वायर इज नेगेटिव। तो मैथमेटिशियंस ने एक ऐसा सेट बनाया जिस सेट का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये एक लार्ज सेट है। लार्ज सेट से मुराद है इस सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स और सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो ये एक लार्ज सेट था जो डील क्या करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या डील करते हैं, रियल नंबर, और एवरी नंबर हु हैज़ अ स्क्वायर इज नेगेटिव। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर्स भी डील करते हैं और ऐसे सारे नंबर्स डील करते हैं जिनका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव। तो ये एक लार्ज सेट है जो हर चीज़ को कवर करता है। सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है, मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास ट्रेडिशनली एक रियल नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो नॉन नेगेटिव आता है। हमारे पास कोई इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था। तो मैथमेटिशियंस ने एक लार्ज कॉन्सेप्ट को, एक लार्ज नंबर ऑफ डाटा को इंट्रोड्यूस करवाया जो डील करते हैं रियल नंबर्स को और ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर नेगेटिव हो। तो उस सेट को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्दर हम आगे इसको कॉन्सेप्ट को मज़ीद बेहतर करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास पॉइंट नंबर 4 है। दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर -1 कॉल्ड द इमेजिनरी यूनिट। दिस इज डिनोटेड बाय लेटर आई iota having the property that iota square equal to -1. So तो जब मैथमेटिशियंस ने कॉम्प्लेक्स नंबर्स को इन्वेंट किया तो उन लोगों ने एक नया नंबर, दे इन्वेंटेड अ न्यू नंबर -1, उन्होंने बेसिकली -1 को इन्वेंट किया और इसको क्या कहने लगे, इमेजिनरी यूनिट। दे सेड -1 इज़ अ इमेजिनरी यूनिट। और इस -1 को वो कैसे रिप्रेजेंट करते थे, आयोटा के साइन से। किस साइन से, आई के साइन से। आई को क्या कहते हैं, आयोटा। तो मैथमेटिशियंस -1 को क्या बुलाने लगे, इमेजिनरी यूनिट, और -1 को किसे डिनोट करने लगे, आयोटा। हैविंग द प्रॉपर्टी डैट, और इसकी प्रॉपर्टी ये थी कि आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1। क्योंकि आप देखिए हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही थी ना, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी कि हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 को, एक्स स्क्वायर -1 को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका या कोई वेरिएबल नहीं था। तो साइंटिस्ट ने क्या निकाल लिया, आयोटा।
दे सेड आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और इस -1 को क्या कहते हैं? इमेजिनरी यूनिट. Obviously, I is not a real number. It is a new mathematical entity that enables us to enlarge the number system to contain solution of every algebraic equation of the form x square equal to -1 where a is greater than 0. ये बात क्लियर थी कि जो आयोटा है वो एक रियल नंबर नहीं है. आयोटा एक रियल नंबर नहीं है. ये क्या है? इमेजिनरी यूनिट. लेकिन ये एक न्यू मैथमेटिकल एंटिटी थी. ये क्या थी? एक न्यू टर्म थी जो मैथमेटिशियन ने इंट्रोड्यूस कराई थी, जो इनेबल्स करता है हमें, इस काबिल हमें बनाता है कि हम एक लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम्स को डील कर पाएँ जिसमें हमारे पास अलजेब्रिक इक्वेशन का सोल्यूशन हो जो डील क्या करे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -a. किसी भी नंबर का स्क्वायर जो नेगेटिव हो, हम इस चीज़ को जब डील करें तो उसके लिए हमें आयोटा की ज़रूरत है. शर्त ये कि जो भी रियल नंबर लिखा होगा इक्वेशन किस तरफ, वो 0 से बड़ा हो. Point number 6. By taking new numbers iota equal to √-1, the solution of set of x square plus 1 equal to 0. अब यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि अगर मेरे पास आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 है, जो मैंने ऊपर अभी स्टडी की है, अगर मैं दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लूँ तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो आंसर क्या आया? आयोटा इक्वल टू √-1. सो आयोटा की वैल्यू है √-1, आयोटा की वैल्यू √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1. सो दो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गए. वो क्या आ गए? √-1 कोमा -√-1. सो दिस इज कॉल्ड आयोटा एंड दिस इज कॉल्ड नेगेटिव आयोटा. अगला हमारे पास टॉपिक है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा. आयोटा की पावर्स कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे डील करते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे अब. बाय यूजिंग आयोटा इक्वल टू √-1 हमें पता चल गया आयोटा की वैल्यू है -1, √-1. वी कैन ईजिली कैलकुलेट द इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा. तो हम आराम से उसकी पावर, इंटीग्रल पावर जो उसके ऊपर लिखी जाएगी, आराम से सॉल्व कर सकते हैं. इस चीज़ को एग्जांपल से डील करते हैं. फॉर एग्जांपल, इनिशियली हमें क्या इन्फॉर्मेशन पता है? हमें दो इन्फॉर्मेशन पता है. एक आयोटा इक्वल टू √-1, हमें इस चीज़ का पता है, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1. ये दो टर्म्स हमें पता है, और इसी की बेस पे हम आगे कोई भी पावर आ जाए, आयोटा 100 बेशक आ जाए, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज हमें आयोटा का वैल्यू भी पता है और हमें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है. तो पहले एग्जाम्पल, आयोटा की पावर 3. मेरे पास कितने आयोटा लिखे हैं? 3. हमने पीछे एक्सपोनेंट वाली एक्सरसाइज 2.4 में जब हम एक्सपोनेंट्स की पावर को डील कर रहे थे, तो हमने वहाँ स्टडी किया था कि अगर हमारे पास पावर 3 है तो इसको मैं डिवाइड करके लिख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बेसिस सेम है. इसीलिए मैंने कहा था आप मेरी पिछले एक्सरसाइज 2.4 की वीडियो को वो लास्ट में देखें. मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा. आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंट फॉर्म होने चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डील करने के लिए. 3 पावर थी, मैंने 2 एक तरफ कर दी, एक तरफ कर दी. ये बेसिकली वो शक्ल है, 2 बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी. 2 इसके ऊपर कोई पावर नहीं है तो क्या पावर होगी? 1, 2 + 1, तो क्या बन गया? आयोटा 3. तो मैंने आयोटा 3 को डिवाइड करके लिख दिया, 2 एक तरफ, एक तरफ. अब मुझे पता आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1, और आयोटा वैसे का वैसे लिखा गया. -1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा, तो आंसर क्या आ गया? माइनस आयोटा. तो आयोटा 3 किसकी इक्वल हो गया? उसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी? माइनस आयोटा के. इसी तरह आयोटा की पावर 4 मैंने 2 इस तरफ कर दिए, 2 इस तरफ कर दिए, डिवाइड कर दिया. डिवाइड मैंने इसलिए किया, मैं इसको 2 की पावर में इसलिए लेके जा रहा हूँ बिकॉज मेरे पास आयोटा 2 की वैल्यू है. तो जो भी मेरे पास पावर होगी मैंने उसको 2 का मल्टीपल बनाना है लास्ट में. 2 इस तरफ आ गए, 2 इस तरफ आ गए. मुझे पता है आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल है? -1 मल्टीप्लाई बाई -1, आंसर क्या आ गया? +1. आयोटा 4 किसकी इक्वल हो गया? +1. इसी तरह मेरे पास है आयोटा 8. अब मुझे पता है 2 के टेबल में 8 कहाँ जाता है? 4 पे. 2 4 8, तो इसको मैं 2 का मल्टीप्लाई बना दूंगा. आयोटा 8 को मैंने 2 का मल्टीप्लाई बना दिया. आयोटा 2 ब्रैकेट और ऊपर मैं 4 ले गया. जब ये ब्रैकेट खुलेगी और 4 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आएगा? 2 4 8. तो मैंने आयोटा 8 की पावर को मल्टीप्लाई में लिख दिया. आयोटा 2 ब्रैकेट 4, मुझे पता है आयोटा 2 किसके इक्वल है? -1. -1 पावर ऊपर है 4, तो आंसर क्या आ गया? +1. अब यहाँ पे एक सवाल आपका ये उठता है कि -1 पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट हो गया, हमें कैसे पता चलेगा? आप इसको इजीली आराम से कैलकुलेटर पे सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप कैलकुलेटर पे ये टर्म सॉल्व करें तो आंसर आएगा 1. लेकिन अगर आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको पावर से देखेंगे. देखें, आपके पास अगर कोई भी नंबर है, फॉर एग्जाम्पल -10, अगर इसके ऊपर जो पावर है वो इवन नंबर है. क्या है? इवन नंबर. फॉर एग्जाम्पल -10 2 है, -10 4 है, तो इसका जो भी आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा. जो भी आंसर होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव. वो क्यों होगा? क्योंकि -10 की पावर क्या है? इवन. क्या है? इवन. तो जब भी पावर इवन हो
तो आंसर अगर पीछे नीचे ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव टर्म है तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर ये पावर ओड हो, अगर ये पावर मेरे पास ओड हो, तो -10 का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही रहेगा। फॉर एग्जांपल -10 को अगर मैं 3 की पावर कर लूँ या -10 को अगर मैं 9 की पावर कर लूँ तो आंसर इसका हमेशा नेगेटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या ऊपर ऑड। मेरे पास था -1, पावर मेरे पास क्या है? 4। तो मुझे पता है जो भी आंसर आएगा वो क्या आएगा? पॉजिटिव 1 था तो आंसर 1 नहीं आना है। सवाल ये था कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो मुझे पावर से पता चल गया। अब हमारे पास है डेफिनेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to a plus b iota where a and b are real numbers and iota equal to √-1 is called complex number and it is represented by z, small, capital नहीं है, small z। कैसे लिखते हैं? z equal to a plus b iota। जेनेरिक फॉर्म में आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को स्मॉल z से, और ये किसके इक्वल होते हैं? 2 + 3 आयोटा। इसको कहते हो a, इसको कहते हैं b। तो a b हमारे पास क्या होते हैं? रियल नंबर्स। क्या होते हैं? रियल नंबर्स। लेकिन आयोटा हमारा किसके इक्वल होता है? √-1। तो ये डेफिनेशन यही चीज़ बता रही है। ये एक एग्जांपल होगी और इसकी जेनेरिक फॉर्म क्या है? z equal to a plus b आयोटा। अगर आपसे MCQ में पूछा जाए ये क्या फॉर्म लिखी हुई है, ये किस नंबर सिस्टम की जेनेरिक फॉर्म है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की जेनेरिक फॉर्म है। अ नंबर ऑफ द फॉर्म z equal to a plus b आयोटा वेयर a and b आर रियल नंबर्स। ये क्या होंगे? रियल नंबर्स। एंड आयोटा इक्वल टू √-1 इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल c। उम्मीद है डेफिनेशन हमें यहाँ पे तक क्लियर होगी। द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय c। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कैसे शो करते हैं? z से। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर जिस सेट के अंदर आते हैं उसे हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। नेचुरल नंबर्स के नंबर को हम कैसे सेट करते थे? n से। होल नंबर के W से। इसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल C से। और इसे कैसे लिखते हैं वो देख लेते हैं। C इक्वल टू, ये सेट का निशान आ गया, सेट के ब्रैकेट्स आ गए, Z बिलोंग्स टू Z इक्वल टू a plus b iota where a b belongs to real number and iota equal to -1। तो ये सारी इंग्लिश जो लिखी हुई है उसको मैथमेटिकल टर्म में हमने ऐसे सेट के अंदर लिखते हैं। z/z इक्वल टू a plus b iota where a and b belongs to real number and iota equal to -1। अब यहाँ पे एक बात आपने और याद रखनी है, इस टर्म के अंदर a जो होता है हमारा a, उसे हम कहते हैं RZ। उसे हम क्या लिखते हैं? RZ विच मीन रियल पार्ट। और b को हम क्या कहते हैं? IM(Z) इमेजिनरी पार्ट। इससे आपको ये बात पता चली कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। एक होता है उसमें रियल पार्ट और एक होता है उसमें इमेजिनरी पार्ट। तो जो फर्स्ट टर्म होती है जिसके साथ आयोटा नहीं लिखा होता उसे हम कहते हैं रियल पार्ट, और जिसके साथ आयोटा लिखा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और आप इसे शो करते हैं RZ और IMZ से। इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं और इसका कोई तरीका नहीं है। रियल पार्ट को RZ से और IMZ। आपको उम्मीद है बात समझ आ गई होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। जिसके साथ आयोटा लिखा होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट मैं आपको एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। z इक्वल टू 2 + 5 आयोटा। आपसे सवाल आ जाए कि रियल पार्ट क्या है, तो आप क्या कहोगे? a इक्वल टू 2, ये क्या है मेरे पास? रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट मेरे पास क्या? इमेजिनरी पार्ट मेरे पास है 5। देखें आयोटा नहीं इसके साथ लिखा, मैंने आयोटा नहीं इसके साथ लिखा, सिर्फ मैंने यहाँ पे b को लिखा है। क्या लिखा है? b को, सिर्फ 5 को लिखा है। तो इमेजिनरी पार्ट लिखते हुए आयोटा को नहीं लिखते, सिर्फ जो उसके साथ नंबर होता है वो लिखते हैं। अगर आपके पास सिर्फ आयोटा है तो इसका मतलब है इसके साथ क्या लिखा है? 1। तो उसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया? 1। आयोटा नहीं लिखना। ये जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं इनसे हमारी ऑब्जर्वेशंस कुछ निकली हैं, वो ऑब्जर्वेशन हम देख लेते हैं। पहली ऑब्जर्वेशन ये, एवरी a belongs to real number may be identified with complex number of the form a plus 0 iota taking b equal to 0. Therefore every real number is also a complex number. Thus R is subset of C. मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है a plus b iota
वो कह रहा है अगर मैं b को 0 ले लूँ, b को मैं 0 ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, z इक्वल टू a प्लस 0 आयोटा। देयरफॉर हमें ये पता चला, फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये कहते हैं देयरफॉर एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि दुनिया में जितने भी रियल नंबर हैं 2, 3, 4, 5 वो सब क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये है कि जो रियल नंबर का सेट है वो सबसेट है सी का कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आते हैं रियल नंबर, लेकिन नॉट डैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज़ नॉट अ रियल नंबर। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर भी हो, बिकॉज कॉम्प्लेक्स नंबर के कितने पार्ट हैं, 2, एक रियल और एक इमेजिनरी। तो हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर तो हो सकता है, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रियल नंबर नहीं होगा। क्यों हो सकता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक सिर्फ इमेजिनरी पार्ट हो, इसमें रियल नंबर तो है नहीं। तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा रियल नंबर नहीं होगा, लेकिन हर रियल नंबर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर ज़रूर होगा। इफ़ a इक्वल टू 0 then a plus b iota reduces to purely imaginary number bi, the set of purely imaginary number is contained in C। वो ये कह रहा है मेरे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, इसमें अगर मैं a को 0 कर दूँ, a को मैं क्या कर दूँ 0, तो मेरा आंसर क्या आएगा, z इक्वल टू b आयोटा। इस टर्म को हम कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर। अगर आपको MCQs आ जाए कि बी आई टर्म को, z इक्वल टू बी आई टर्म को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर, बिकॉज इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है। इसी तरह इफ़ a इक्वल टू b इक्वल टू 0 देन z इक्वल टू 0 प्लस 0 आयोटा इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर 0। पहले हमने b को 0 किया था, फिर हमने a को 0 किया। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दोनों 0 हो जाएं तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 0। उम्मीद है ये 3 ऑब्जर्वेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब पिछली स्लाइड में जो मैंने बात की थी कि जो रियल नंबर हैं वो सबसेट हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको ज़रा एक ग्राफ से समझ लेते हैं। देखें, जिस तरह हमने कहा कॉम्प्लेक्स नंबर एक लार्ज सेट ऑफ नंबर है जिसमें हर वैल्यू हर वेरिएबल आ जाता है। तो उसको देखते हैं कैसे। देखें हमारे पास हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम क्या डील करते हैं, रियल नंबर्स को, और साथ ही प्योर इमेजिनरी नंबर्स को हम डील करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर रियल नंबर भी होते हैं और इमेजिनरी नंबर भी होते हैं। अब जब रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर्स के अंदर रियल नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें रैशनल नंबर भी हों, इरेशनल नंबर भी हों। तो टेक्निकली कॉम्प्लेक्स नंबर इनको भी डील करता है। रैशनल नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, मतलब हमारे पास नेगेटिव नंबर्स 0 और पॉजिटिव नंबर का जो सेट होता है उसे हम कहते हैं इंटीजर्स। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर इंटीजर्स भी आ गए। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 जिनमें होल नंबर हो, और नेगेटिव नंबर्स जिनमें नेगेटिव नंबर्स भी हों। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये भी आ गए। इसी तरह होल नंबर के अंदर हमारे पास जो होल नंबर का सेट होता है 0, 1, 2, 3, उसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी होते हैं सारे, और हम 0 को भी डील करते हैं। तो आपको ग्राफ से बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स हर किस्म के नंबर को डील करता है। अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसकी ऑब्जर्वेशन अंडरस्टैंड करने के बाद आखिरी कॉन्सेप्ट आता है कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इफ़ वी चेंज आयोटा टू माइनस आयोटा इन z इक्वल टू a प्लस b आयोटा वी ऑब्टेन अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर कॉल्ड a माइनस b आयोटा कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z एंड इट इज डिनोटेड बाय z बार, रीड एज z बार। इस इंग्लिश में ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। अगर आप इसमें आयोटा की जो टर्म है इसका साइन चेंज कर दें, उसको आप कर दें पॉजिटिव से नेगेटिव, या अगर आपके पास a माइनस b नेगेटिव गिवन थी, इसे आप कर दो a प्लस b आयोटा, तो ये जो आपने कन्वर्जन किया ना, इसे आप कहते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे हम कैसे पढ़ते हैं, z बार से। मेरे पास अगर एक z है, उसमें वैल्यू है a प्लस b आयोटा, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट ले लूँ तो क्या आंसर आ जाएगा, a माइनस b आयोटा। इमेजिनरी का साइन चेंज होगा, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं होगा। तो उसको मैं कैसे लिखूँगा, z बार से, ऊपर वाला z नीचे वाला z बार। क्यों, z बार का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज है और रियल पार्ट हमारा सेम टू सेम है। एग्जाम्पल यहाँ भी ली हुई है, z इक्वल टू -1 माइनस आयोटा कोमा z बार, इस पूरी टर्म के ऊपर बार लगा दिया।
इसका मतलब है कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट का मतलब है इमेजिनरी साइड का साइन चेंज कर दें। नेगेटिव आयोटा था, पॉजिटिव आयोटा हो गया, तो ये क्या हो गया, जेड बार। नंबर -1 माइनस आयोटा एंड -1 प्लस आयोटा आर कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। मतलब ये दोनों का जो इमेजिनरी पार्ट का साइन है वो चेंज है, बाकी ये नंबर रियल पार्ट के हिसाब से सेम है, तो हम क्या कहेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। शुक्रिया।